जंगल का एरिया था। उस जंगल के एरिया में उसको एक व्यक्ति मिलता है। उससे बहन करके बात करता था कि बहन, तुम यहाँ इस जंगल के इलाके में क्या कर रही हो? क्या बात है? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये इलाका बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी वो लड़की कहती है कि भैया, मैं करूँ तो क्या करूँ? तो कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपना घर बताओ, अपना इलाका बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। वह व्यक्ति उसको अपने साथ लेके जाता है और ले जाने के बाद वह उस रात का सफ़र करते करते उसने उसे कुछ खाने का सामान दिया और लड़की उसे कुछ सामान खाते ही बेहोश हो जाती है। उसकी फिर आँख नहीं खुलती। आँखें खुलती हैं तो अपना देश छोड़कर दूसरे देश यानी कि इंडिया पहुंच जाती है और इंडिया में भी कोलकाता में रहती है। और कोलकाता में उसको लगातार एक ही घर के अंदर, एक ही कमरे के अंदर 3 दिन लगातार रखा जाता है। वहाँ खाने को कम मिलता था और लाल रंग की गोलियाँ थी। वो नशे की गोलियाँ बहुत ज़्यादा मिलती थी। वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि जब भी उसकी आंखें खुलती थी तभी उसे पानी के साथ वो गोलियां देते थे। वो कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो बेवजह उसको पीटना शुरू कर दिया करते थे। उसके मुंह से कोई आवाज़ निकलने भी नहीं दे रहे थे। वो इतने जालिम तरीके से उसके साथ पेश आ रहे थे। वो लड़की इतनी बुरी तरह से डर जाती है। उसको बताया जाता है कि तुम बांग्लादेश में नहीं हो बल्कि इंडिया में हो। यदि तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और पकड़ने के बाद दूसरे देश में बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी वीज़ा के तुम्हें एंट्री करने में जेल हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम जेल में सड़ती रहोगी। उससे बच्चे के बारे में पूछा जाता है, उसके पति के, उसके परिवार के बारे में पूछा जाता था। बताती है वो खुद भी, गुहार लगाती है, मेरा एक बच्चा है, मेरा उसका कैसा क्या होगा। तो वो लड़की का, उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन जब उसने सोचा कि यहाँ अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो बाकी भारत की पुलिस से पकड़ लेगी। 3 दिन तक वो लड़की जब से ठीक से उनकी बात मानने लगती है। 3 दिन के बाद वो लड़की यहाँ से फिर पहुँच जाती है मुंबई। और मुंबई में जाने के बाद जो उसके साथ होता है उसने उसकी कल्पना ही नहीं की थी। अब यहाँ पर वो देखती है कि एक बाज़ार है, उस बाज़ार में एक नहीं सैकड़ों ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके तन पर कपड़े कम होते थे और कपड़े होने की वजह से ही वो ग्राहकों समझती थी और ग्राहकों के रिझाने की वजह से ही उनको पैसे मिलते थे और वो पैसे उस कोठे के मालकिन को जाते थे। उसने अपनी आंखों से जो देखा वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसने 15 दिन लगातार विरोध करते रही और वो जितना विरोध करती थी उसको उतनी ही मार पड़ती थी। जब मार पड़ती थी साथ में उसको एक इंजेक्शन भी दिया जाता था। वो इंजेक्शन ऐसा था जो हार्मोन को कुछ तब्दील करता था और तब्दील करने के बाद ही उसके साथ फिर जो कुछ उसके शरीर में उत्प्रेरक से पैदा होती थी तब उसका कुछ करने के लिए मन करता था और यही से उसकी ज़िंदगी ऐसी करवट लेती है कि जिस दिन वो इंजेक्शन दिया जाता था उसको लगता था बहुत ज़्यादा बुरा। और शुरुआत में जो इंजेक्शन की तादाद लगातार दी जाती थी तो उसके अंदर हार्मोन कुछ बदलते थे और फिर उसको खुद ही पुरुषों से मिलने की इच्छाएं जागरूक होती थीं। वो अकेली लड़की नहीं थी जिस कमरे में, छोटे से कमरे में रहती थी। वहाँ 1020 लड़कियाँ इसी तरह से अलग अलग एरिया की होती थीं। कोई पश्चिमी बंगाल की है,
तो कोई बिहार की है, कोई यूपी की होती है, तो कोई राजस्थान की है, तो कोई हरियाणा की है। इसी तरह की लड़कियां उन छोटे छोटे कमरों में एक भूसे की तरह भरी होती हैं। हर लड़की को इंजेक्शन दिया जाता था और इंजेक्शन देने के बाद फिर वो लड़की अपने काम पे लगती थी। काम भी ऐसा जिसको देखकर शायद सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक एक लड़की से सुबह 10 बजे से लेके रात 11 बजे तक कभी 80 लोग मिलते थे, तो कभी 100 लोग मिलते थे, कभी 130 लोग मिलते थे। कभी कभी संख्या कम रहती थी, कभी ज़्यादा रहती थी। कभी एक महिला अपने ही पुरुष के साथ, अपनी पति के साथ जब शायद एक संबंध बनाती तो उसको लेकर भी कई बार वो परेशान हो जाती है। ज़रा सोच कर देखिए कि एक महिला एक साथ सुबह से लेके शाम रात तक वो 100 से ज़्यादा लोगों के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। उस लड़की ने लगभग यहाँ पर 3 महीने गुजारे, जो मुंबई के अंदर, और यहाँ से आपको भेज दिया जाता है सीधा दिल्ली की तरफ। दिल्ली से मैं आती हूँ, जीबी रोड पर रेड लाइट एरिया में है, तो स्थिति और भी ज़्यादा भयानक मिलती है। और यहाँ पर अलग अलग प्रदेश की, अलग अलग इलाकों की, अलग अलग शहरों की लड़कियाँ होती हैं। कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं। उन लड़कियों को लाल रंग की दवाइयाँ के साथ हार्मोन के बदलने के इंजेक्शन भी दिए जाते थे। और उस लड़की ने यहाँ पर लगभग अब 6 महीने का वक्त गुजारा। और 6 महीने का वक्त गुजारने के बाद 3 महीने पहले ही वो आई हुई थी। उसका घर का, उसका परिवार, उसने भी उम्मीद छोड़ चुकी थी कि अब जहाँ है, जिस हालत में है, शायद कभी अपने घर नहीं आ पाएगी। ऐसे धीरे धीरे वक्त गुजरता है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में ग्राहक आते थे। उन ग्राहकों को खुश भी करना पड़ता था। और जैसे जैसे उसका शरीर में बदलाव हो रहे थे, वैसे वैसे ग्राहक भी ज़्यादा आते थे। लेकिन वक्त जब आगे बढ़ता है तो लड़कियां भले ही चाहें, खुश अंदर से हैं लेकिन नहीं हैं, लेकिन उन्हें जानबूझकर खुश होने की एक्टिंग भी करनी पड़ती थी। जीबी रोड से उसका फिर ट्रांसफ़र हो जाता है मेरठ के रोड लाइट एरिया में, जो कि कबाड़ी बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है। और वो लड़की पहुंच जाती है कबाड़ी बाज़ार में। और कबाड़ी बाज़ार में जाने के बाद वहाँ उसकी मुलाकात होती है सबीना से। सबीना की कहानी सुनने के बाद आपको भी लगा कि इस लड़की के साथ कितना गलत होता है, कितना बुरा होता है। लेकिन सबीना की समझदारी ने, सबीना की होशियारी ने न केवल खुद की जान बचाई, बल्कि ऐसी कई लड़कियों की उस कोठरी से बाहर निकाला। और बाहर निकलने के बाद उस लड़की ने कभी सोचा नहीं था। फिर उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई होती है, पुलिस ने उस लड़की को भी उसके घर वालों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। जब 1.5 साल के बाद वो लड़की अपने उस बेटे से मिलती है और उस बेटे से मिलने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू के अलावा और कुछ भी था ही नहीं। वो लड़की जब पत्रकारों से बातचीत करती है तो वो अपनी कहती है कि हर रेड एरिया में आने वाली हर लड़की की कहानी एक जैसी ही होती है। बस कोई घर से निकलती है तो अपना भविष्य बनाने के लिए, कोई घर से निकलती है तो नौकरी पाने के लिए, कोई घर से निकलती है तो कुछ नया करने के लिए। लेकिन बाहर की दुनिया जो उन्हें बहुत अच्छे लोग लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही सुलझे हुए, समझदार, इतने अच्छे वो पहले इतना अपनापन दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या उस लड़की जो बांग्लादेश में उसके साथ होता है, उसे सामने जो लड़का मिलता है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ज़माना बहुत ख़राब है और तुम इस तरह से रात में अंधेरे में ऐसे कैसे घूम रही हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए।
मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। ऐसे ही ज़्यादातर लड़कियां होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाकर, बहुत ज़्यादा दोस्ती करके, आजकल सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चैट के माध्यम से हो, ऐसी ही लड़कियों को, जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं, उन्हें प्यार के झूठे जाल में फंसाकर उन्हें इसी तरह से बेचकर ये लोग अपना धंधा चलाते हैं। ये बताया जाता है कि सर्वे के अनुसार कि भारत के अंदर लगभग 28 लाख लड़कियां ऐसी हैं जो वेश्यावृत्ति के अलग अलग धंधों में पड़ी हुई हैं। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आई थी, लेकिन उनको ज़बरदस्ती इसमें डालकर फिर उनको उनकी गैर मर्ज़ी को ही मर्ज़ी में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, इस घटना के सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इनकी कहानी के लिए मैं स्पेशल रूप से धन्यवाद दूंगा अमर उजाला की डिम्पल सरोही हैं, जो कि मेरठ यूनिट में काम करती हैं। उनके माध्यम से ये मुझे ये स्टोरी पता चल चुकी है, और ये स्टोरी आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और जिस तरह से उस लड़के ने अपनी बहन को बचाया था, वो वाकई अपने काबिलियत है। और मैं डिम्पल सरोही जी को फिर से धन्यवाद दूंगा। इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इस कहानी को आप ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।